स्वागत है आपका जीके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। राजस्थान में पिछले 5 साल से कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल इसका उदाहरण पूरे देश को मिल गया, जहां पर पिछले 5 सालों के अंदर अशोक गहलोत के शासन पर सवाल उठते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव में गहलोत का शासन चल गया और इस बीच बीजेपी की नई सरकार का गठन होना है। सरकार के गठन से पहले जयपुर में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड ने कानून व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के वीआईपी इलाके में श्याम नगर में घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है। इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हमलावर एक स्कूटी सवार व्यक्ति को गोली मारते हैं और उसकी स्कूटी छीनकर फरार हो जाते हैं। राजधानी में हुए इस हत्याकांड ने पुलिस की खुफिया तंत्र और सुरक्षा इंतजाम की पोल जरूर खोल दी है। इस बीच विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि सुखदेव गोगा मेडी को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर सुखदेव गोगा मेडी की गोली मारने वाले शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से 2 शूटर्स पकड़े गए हैं। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने गोगा मेडी पर गोलियां दागी। आरोपियों के नाम रोहित और नितिन बताए जा रहे हैं। पंजाब जेल में ये पूरी हत्या की साजिश रची गई थी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर ये तस्वीरें रोहित और नितिन की है। और इस बीच हमारे सूत्रों की तरफ से जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब जेल के अंदर ये पूरी साजिश जो है वह रची गई। तो वही आज राजस्थान के अंदर शहरों में इस वक्त बंद का ऐलान जो है वह किया गया है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर न केवल राजस्थान पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में इस वक्त ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जेल में बंद बदमाश इस वक्त ये सभी हत्याकांड प्लान कर रहे हैं और इनको अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो वहीं दूसरी ओर ये तस्वीरें आपको राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ आप देखेंगे पहली तस्वीर जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई। इस बीच कई सारी तस्वीरें सामने आई, कई सारी वीडियो सामने आई। किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि कैसे गोलियां दागी जा रही हैं। बाहर जाकर आप देखेंगे कि किस तरीके से स्कूटी छीनी गई और स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति पर भी दिन दहाड़े 1:03 पर यह घटना हुई। दिन दहाड़े उसे भी गोली से मार दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच में आक्रोश है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि व्यापारी वर्ग भी इस वक्त आक्रोश में है। राजस्थान में बंद का ऐलान जो है वह कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वह की गई है, क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि काफी संवेदनशील समय ये माना जा रहा है। करनी सेना का काफी अच्छा वर्चस्व जो है वह राजस्थान में देखने को मिलता है और उनके अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें राज्य से अलग अलग, क्योंकि पहले ये घटना होती है और घटना के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में जहां एक तरफ व्यापारी वर्ग ने भी बंद का ऐलान किया है, जयपुर में आपको बता दें इस वक्त काफी संवेदनशील स्थिति जो है वह बनी हुई है। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वह की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जब बात कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष की, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के जो अध्यक्ष हमारे थे सुखदेव गोगा मेडी जी, उनका कल उनकी हत्या की गई और हम पूरा राजस्थान स्तब्ध है और बहुत दुख की लहर है पूरे राजस्थान में। जो ये हुआ बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो अवॉइडेबल भी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार 5 साल से है और उनको लगातार ये थ्रेट्स मिल रही थी। उन्होंने सरकार को कहा भी था कि मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। वो स्टेट गवर्नमेंट हम सब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट का क्या रवैया था। लॉ एंड ऑर्डर जीरो था राजस्थान में। और अब जो ये हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। और जो मैंने भी कल डीजीपी से बात की, कमिश्नर से बात की कि तुरंत जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कार्रवाई होती है उसके बाद जो फास्ट ट्रैक में कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इनको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। आप सरेआम दिन दहाड़े घर में घुसते हो और उनकी किसी की भी हत्या करना, और मतलब कैसे
कोई भी इस तरह की प्लानिंग से हुआ है ना, ये ओवरनाइट तो हुआ नहीं है, ये प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है। तो ये सारी प्लानिंग हो रही है स्टेट में, इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स खुलेआम घूम रहे हैं, घर के अंदर घुस के हत्या कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट सो रही थी क्या? इनको पता नहीं था क्या कि ये सब चीजें हो रही? इसका मतलब कंप्लीटली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है। और अब तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और मैं तो ये चाहूंगी कि बिल्कुल इस तरह की ये जो घटना हुई है एक बहुत बड़ी मतलब इतना बड़ा साल से जिस प्रकार का कुशासन था, और यहाँ 5 साल गहलोत की जो सरकार थी, उसमें इस प्रकार के प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटी है। मैं स्वयं गवाह हूँ, और सुखदेव गोगामेडी जी सर्व समाज के लिए उपस्थित रहते थे, गौ सेवा के लिए उपस्थित रहते थे, और वो गौ सेवा करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए सबके चहेते थे। और मैं खुद उनके साथ था। उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस प्रकार का कोई दुर्घटना का भय है, और ऐसी कुछ लोगों की योजनाएं हैं, मेरी सेवा को लेकर कुछ लोग मेरे पर किसी प्रकार का कोई कांड मेरे साथ कर दें, ऐसा मुझे लगता है। हमने सबने साथ उनके मांग की थी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन गहलोत सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल को जिहादियों ने मारा, कन्हैयालाल ने कहा कि मुझे खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो यही स्थिति हमारे साथ हुई कि सर्व समाज की सेवा में उपस्थित समाज सेवी और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और इतनी बड़ी सेना के प्रमुख जिनके साथ ये घटना घटी, उन्होंने पूर्व में बता दिया, और जब पूर्व में बता दिया उसके बाद भी उनकी मदद नहीं की गई। यानी गहलोत सरकार राजनीति के चलते, अहंकार के चलते, ये गहलोत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदार है, और पूरा जिम्मा गहलोत सरकार का है, क्योंकि आज तक गृह मंत्री मुख्यमंत्री वही है। उनकी देखरेख में सारा कांड हुआ है। जब वो 1 साल से कहते आ रहे हैं, और 3 साल 4 साल पहले भी कहा था उन्होंने, और उनको सुरक्षा दी नहीं गई। तो इसलिए हम लोग गहलोत सरकार स्वयं को दोषी मानते हैं, उनकी वजह से कांड हुआ है। इस प्रकार के माफिया यहाँ पनप रहे हैं, और चारों ओर भय का माहौल है। मालवीय नगर में क्लब में घटना घटी, कुछ नहीं हुआ आज तक, और रोज ही घटना यहाँ घटित हो रही है। यूपी की घटनाएं बाबा जी ने बंद कर दी, अब राजस्थान में घटनाओं का कारण स्वयं गहलोत है। तो विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी राजस्थान से सीधा जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर इस्माइल जुड़ चुके हैं। इस्माइल, क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से, क्योंकि जाते जाते अशोक गहलोत के ऊपर एक बड़ा सरकार पर धब्बा लगते हुए नजर आ रहा है कि कानून व्यवस्था इस तरीके की थी कि बार बार एक व्यक्ति द्वारा, और व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसका अच्छा खासा वर्चस्व है, करनी सेना के अध्यक्ष हैं, कि मुझे मार दिया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। ये बात ये है कि पहले पंजाब को लेकर के आगाह किया था कि यह गोगामेडी के ऊपर कुछ हमला होने वाला है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए नजर आई गहलोत सरकार। लेकिन जब ये घटनाक्रम हो गया है, तो आज पूरा जयपुर शहर, क्या पूरा राजस्थान ही बंद किया गया है, और इस घटनाक्रम को लेकर के करनी सेना में आक्रोश है, और पूरे शहर के अंदर पैदल मार्च कर रही है। और जगह जगह पर ये भी कहीं पर सूचना मिली है कि किसी जगह पर किसी बस को जला दिया गया है, कुछ आगजनी, छोटी मोटी आगजनी, टायर वगैरह जलाने की भी कुछ खबरें सामने आई हैं, जिससे कि एक उनका जो आक्रोश और इनका एक जो जोश नजर आ रहा है। इस्माइल, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। इस वक्त आप राजस्थान की धरती पे हैं, क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि स्थिति तो इस वक्त ऐसी देखने को मिल रही है कि आप अपने घर पर बैठे हैं और घर पर आकर कोई भी आप पर गोली दाग सकता है। तो क्या, मैं अपने सहयोगी से पूछना चाहूंगी, जब वो राजस्थान में इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या वह सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्योंकि स्थिति तो ऐसी है, कोई भी किसी को किसी भी वक्त गोली मार सकता है। स्कूटी पे कोई जा रहा है, आप उसको गोली मार दीजिए और उसकी स्कूटी ले लीजिए। ये स्थिति है जयपुर जैसी जगह पर। बिल्कुल पलक, असल में बात यह है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर घटनाक्रम के बाद में एक्टिव होता है। उससे पहले जब ये बताया गया कि जैसे अभी गोगामेडी के घर में 3 जने जाकर के उसको शूट करके आ जाते हैं, लेकिन वो एक प्लानिंग के तहत उसकी रेकी करने के बाद में और इस चीज को लेकर के उसको घटने को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि ये एक गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जो अपनी जिम्मेदारी इस चीज को ले रहे हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर घटनाक्रम के लिए गैंग वार जो है इस वक्त ये मान के चलिए ये शुरू हो चुका है। और रोहित गोदारा जिसने अपने आप को ये कहा है कि हमने इस चीज को कबूल किया है कि हत्या हमने की है। इससे पहले भी जो कांड हुए हैं, हालांकि पुलिस जो है अपनी तत्परता दिखाती है और तत्परता दिखा करके बहुत जल्दी, जैसे कन्हैयालाल के कांड को ले लीजिए, 48 घंटे से पहले जो है उसके आरोपियों को गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर फिट कर दिया गया था।
तो पुलिस अपने आप में तत्परता तो दिखाती है, मगर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके से अभी पूरी तरीके से नजर आ नहीं पा रहा है। हालांकि राजस्थान अभी भी सुरक्षित है और अभी भी कोई ऐसी घटनाएं राजस्थान में इतनी जबरदस्त तरीके से नहीं होती है। बहुत सुकून। ठीक है इस्माइल, आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो वहीं पिछले दिनों राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था आपको याद होगी, एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा था। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी ने सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेरा। पिछले 5 साल में हुए गंभीर अपराधों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए। चुनाव में प्रदेश की जनता के कांग्रेस को नकारा और बीजेपी पर भरोसा तो जिता दिया, लेकिन इस बीच बीजेपी को बहुमत तो मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अब एक्शन लिया जाएगा? क्या नई सरकार बनने से पहले कानून व्यवस्था एक बार फिर से बड़ी चुनौती बन सकती है? आगामी 3-4 दिनों में गठित होने वाली सरकार के लिए कानून व्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट यही दर्शाती है। एक नजर घुमाते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट पर, जहां राजस्थान के अंदर आपराधिक मामले पिछले साल के मुकाबले इस मुकाबले 10% बढ़े। जब बात कर रहे हैं हम तो साल 2022 के जो आंकड़े हैं अगर आप देखेंगे 2021 के अंदर ये 2,14,552 थे। 2020 पर भी एक बार नजर घुमा लीजिए आप, क्योंकि निरंतर आप देखेंगे ये ग्राफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 2020 के मुकाबले 2021 के अंदर ये उछाल देखने को मिला और उछाल काफी ज्यादा था। इस बीच जब हम 2022 में आते हैं तो 10% उछाल जो है वह देखने को मिला। 2021 से 2022 में 10 आपराधिक मामलों में ये प्रतिशत जो है वह वृद्धि होते हुए नजर आई है। तो 10% आप देखेंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान के अंदर आपराधिक मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो अब आने वाली सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती जो है वह रहेगी। लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे और फिर इन सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश रहेगी। कांग्रेस ने राजस्थान में एक विरासत छोड़ी है, अब उस विरासत का नाम है बदमाशी। अब बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर इस लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। कैसे होगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि वह अपराधी जो है उन्हें हौसले तो बुलंद कर दिए गए हैं। अब बदमाशों के हौसले बुलंद कैसे होते हैं? क्या वहां पर मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि हौसले तो जरूर बुलंद होते हैं कि आप शह दे रहे हैं ना कि आप अपराध करिए, हम आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है, धमकी दी गई, बार बार दी गई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई और इसकी जानकारी बकायदा अध्यक्ष द्वारा, करनी सेना के अध्यक्ष द्वारा दी गई कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे धमकी आ रही है, बड़े गैंग से धमकी आ रही है। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि एक नेता को सुरक्षा दी जाए, लगातार धमकी आ रही है। इस बीच आगे की राह के बारे में सोचते हैं। क्या अब राजस्थान में भी योगी मॉडल की जरूरत है? क्योंकि इस वक्त मांग कर रहे हैं करनी सेना के कार्यकर्ता कि हमें इंसाफ चाहिए, अपराधियों को पकड़े, उनका एनकाउंटर करे, जैसे मर्जी इंसाफ चाहिए। जब योगी मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो क्या एक सख्त कानून व्यवस्था की जरूरत इस वक्त राजस्थान में है? अगर हां तो नेतृत्व किसका होगा? कौन ये सख्त कानून व्यवस्था लेकर आएगा? इस बीच ये तो तय है कि क्या गहलोत सरकार पर एक बदनुमा दाग जरूर लग चुका है, क्योंकि जाते जाते जो उन पर एक इल्जाम लगा कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है राजस्थान में, वह प्रमाण जो है वह आज मिल चुका है। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारे तरफ से रहेगी। जहां पर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये राजस्थान की तस्वीर है। ये उस राजस्थान की तस्वीर है जहां पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। लोगों के बीच में कुछ समय पहले एक उत्साह था, एक नई सरकार को लेकर, एक बदलाव को लेकर, वोट देते हुए वे नजर आ रहे थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उस वक्त किए गए। लेकिन आप देखेंगे इस वक्त बड़ी गंभीर स्थिति जो है वह राजस्थान में बनी हुई है, जहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों से किस तरीके से इस वक्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये अपराधियों के हौसले बुलंद आखिर करता कौन है, ये बड़ा सवाल जो है वह आज उठ जाता है। लेकिन इस बीच सवाल और भी राज्यों से है, क्योंकि जानकारी ये है कि ये जो प्लानिंग की गई है ये पंजाब में की गई है। पंजाब में बैठी जेल में इसकी प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी नहीं दी। पंजाब पुलिस ने बकायदा इसका इनपुट जो है वह राजस्थान पुलिस को दिया
कि करनी सेना के अध्यक्ष पर हमला किया जा सकता है। यहां के गैंग जो है वह उनकी हत्या को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कोई एक्शन स्पष्ट तौर पर राजस्थान की पुलिस द्वारा नहीं लिया गया, सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। अशोक गहलोत की सरकार ने यह जरूरी नहीं समझा कि करनी सेना जो एक अच्छा वर्चस्व राजपूत समाज में रखती है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो हरियाणा से अब तक 2 शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के नाम रोहित और नितिन सामने आ रहे हैं। कई सारे सवाल जो है वह खड़े हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन बड़ी चुनौती आने वाली सरकारों के लिए रहेगी, क्योंकि अब करनी सेना के ही कार्यकर्ता योगी मॉडल की मांग राजस्थान में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन है, नेता हैं बीजेपी से। कांग्रेस से कुछ देर में हमारे साथ मुन्ना खान जुड़ेंगे। दिलीप सिंह चौहान हमारे साथ करनी सेना से है। वेद भूषण पून हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। वेद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा बड़ा गंभीर है कि ये बदमाशों के हौसले बुलंद कौन करता है? क्या वहां पर मौजूदा सरकार या फिर वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी? देखिए पलक, ये बहुत बड़ी एक चूक है। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाले का जब मर्डर हुआ था तो पंजाब की जो पुलिस है, वहां की सरकार ने तमाम सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी और वो पब्लिक डोमेन में डाल दी गई थी। इतना सीरियस लैप्स था और यही लैप्स आज दिखाई दे रहा है। जो सुखदेव सिंह गोगी मेडी की जो मर्डर हुआ है उसमें भी यही लैप्स है। क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है कि इलेक्शन के दौरान में जो भी आर्म्स एम्युनिशन होते हैं, प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या प्राइवेट लोग हैं, वो थानों में जमा कर लिए जाते हैं, परंतु एक्सेप्शनली उनको छोड़ने का अधिकार सरकार को और पुलिस को था। और पुलिस के पास तमाम तरह की जानकारियां थी कि उनको खतरा है। लगातार इस तरह के थ्रेट उनको मिल रहे थे और पुलिस में बार बार उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी। उनके परिवार की तरफ से बताया गया था। करनी सेना के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सरकार को बताया था कि खतरा हो सकता है और इस कमी का चूक का फायदा उठाकर, चूंकि उनके तीनों पर्सनल बॉडीगार्ड के असले जमा करा लिए गए थे थाने के अंदर, और इस मौके का जो रोहित है, चाहे कोई नितिन है, चाहे उसके पीछे विष्णुई गैंग है, उन्होंने इसका फायदा उठाया इस चूक का और उनका मर्डर करने में, सरंजाम देने में कामयाब हो गए। तो इसमें एक तरह से पुलिस प्रशासन की और सरकार की बहुत बड़ी चूक है। अब जैसा आप जिक्र कर रहे थे यूपी बुलडोजर, तो ये एक जरूरत है। एक कहावत है ना, भय बिन होत ना प्रीत, तो भय के बिना प्रीत नहीं होती। और खास तौर से जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो क्रिमिनल है, अपराधी हैं, उनके लिए भय होना जरूरी है। एक आम आदमी के लिए मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जरूर अच्छा होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान और भाव, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उनका हम स्वागत करना चाहिए, परंतु जो क्रिमिनल और अपराधी हैं उनके लिए भय बिन प्रीत वाली कहावत का चरितार्थ होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए। विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या एक्शन जो है वे लिए जा सकते थे और कहां पर चूक रही। पंजाब पर भी चलेंगे क्योंकि ऐसी सूचना सामने आ रही है कि ये पूरी प्लानिंग जो है वह पंजाब में की गई है और पंजाब पुलिस ने बकायदा राजस्थान पुलिस को इसका इनपुट दिया था। दिलीप जी, आपके पास आना चाहूंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लगातार करनी सेना के अध्यक्ष द्वारा स्वयं ये जानकारी दी गई कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरी जान सुरक्षित नहीं है। उसके बावजूद भी गहलोत सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने यह जरूरी नहीं समझा कि वहां के इतने बड़े पद पर मौजूद एक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल पलक जी, आप सही कह रही हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे राजपूत समाज के लिए क्षति नहीं है, पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और ये सच्चाई है कि पंजाब पुलिस के डीजीपी साहब ने भी कई बार सरकार को, राजस्थान सरकार को कहा कि इनकी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। मेरी एक हफ्ते पहले ही जब उनसे बात हो रही थी, तो मेरी जो नॉर्मल बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा सेहत वगैरह का और थोड़ा देख के निकला करिए आप, क्योंकि आपके बड़े दुश्मन है लोग। तो उन्होंने बड़े हौसले से कहा कि दिलीप भाई, जितना मेरा जीवन लिखा है उतना तो रहेगा, और लेकिन जब मेरी मौत आनी होगी तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैंने सरकार को कई बार लिखा है अपनी सुरक्षा के लिए
लेकिन सरकार इस पे कोई गौर नहीं कर रही है और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ा कि आज जो है हमारे में सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं रहे। आज सरकार अगर उस समय थोड़ी सी ध्यान रख लेती सुरक्षा देने में, तो शायद हमारे बीच में आज हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हमारे दिलीप बीच जी, में क्या ये बहुत जब बड़ी लगातार उनके द्वारा ये अपील की गई कि सरकार सुरक्षा दी जाए, पुलिस के द्वारा क्या उस वक्त प्रतिक्रिया सामने आई, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई कि क्यों हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहे? कोई बात कही गई उस वक्त? बार बार आवेदन पत्र देने के बावजूद भी मुख्यमंत्री साहब को भी और बार बार कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को भी जयपुर के आवेदन पत्र दिया गया, लेकिन उस पर कोई भी उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। और मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया, क्या जबकि उन्हें सबको पता था कि गैंगस्टरों की तरफ से उन्हें थ्रेट्स आ रहे हैं और उनकी जान को खतरा है। और हमारे आवेदन, सुखदेव सिंह गोगामेडी की आवेदन पत्र की तरफ से भी, और दूसरा जब पंजाब पुलिस ने कह दिया उसके बावजूद भी उन्हें नहीं दी गई, तो ये बहुत बड़ा सवालिया एक निशान है कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे? क्या ऐसी मजबूरी क्या थी उनकी कि जो उनको सुरक्षा नहीं दी? तो सबसे मैं जानना यही, मतलब हमारे समझ में यही आता है कि कुछ ना कुछ इसमें सरकार के भी लोग मिले हुए हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ जो ये घटना घड़ी है उसमें जब जांच पड़ताल सही तरीके से होगी तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर केसी जैन जी क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने आपके लिए एक विरासत छोड़ी है और विरासत इस वक्त क्या है? एक ढीली पड़ी लॉ एंड ऑर्डर की ये व्यवस्था। क्या कहना चाहेंगे सर? जी पलक जी, देखिए अभी आदरणीय दिलीप जी ने जो बात की, जो कि करणी सेना से जुड़े रहे, कि उनकी लगातार जिस प्रकार से करणी सेना की लगातार उसकी बातचीत हुआ करती थी सुखदेव सिंह जी से, और उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता जाहिर की क्योंकि उनका कद और पद बहुत बड़ा था। ऐसे बड़े कद पद वाले व्यक्ति को सुरक्षा न देना, ये कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार की जो सोच रही और जो उनकी नीयत रही, उसी का ये परिणाम है कि एक समाज सेवी व्यक्ति, एक जाने पहचाने और पूरे देश में जिनकी एक छवि थी, एक छाप थी, और लोग उनको अपना आदर्श मानते थे, और खास करके हिंदुत्व के चेहरे को लेकर के भी लोग उनको आदर्श मानते थे, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब उनकी हत्या जिस प्रकार से कर दी गई, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि सुरक्षा व्यवस्था न हो। अभी आदरणीय वेद प्रकाश जी ने भी कई सारी चीजें बताई कि चूंकि अभी जस्ट चुनाव था और चुनाव के समय सबके असलहे जब्त कर लिए जाते हैं, असलहे जमा करा लिए जाते हैं, उसके बाद में ये कौन लोग थे जिनको पर्सनल छूट दी जाती है इस तरीके से? क्या नंबर 2 के असलहों से वो इस तरीके की हत्याएं करते हैं? और जब उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी और उन लोगों की भी असलहे जमा हो रहे थे, तो ऐसे में सरकार को, बिल्कुल गहलोत सरकार को, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। देखिए 2022 में जिस प्रकार से राजस्थान में जो हत्या के केस हुए, लगभग 1900 हत्याओं के केस हुए राजस्थान में, और उसके बाद में भी राजस्थान सरकार ने उससे सबक नहीं ली। और आज जिस प्रकार से सब जगह पे मांग हो रही है, वो चाहे वहां पर जैसलमेर हो या वहां पर कोटा हो या सिरोही हो, जिस प्रकार से करणी सेना नहीं उसमें उभर के आ रही बाहर, आम जनता वहां पे उनके साथ में उभर करके बाहर आ रही है और वो मांग कर रही है जिस तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में है कि कोई अपराधी इस तरीके का होता है तो या तो उसका इनकाउंटर होता है और साथ ही साथ तत्काल कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाता है, कड़ी से कड़ी सजा विधिक रूप से दिलाई जाती है, और साथ ही साथ उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जिसकी आलोचना लगातार कांग्रेस करती रही कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों और इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं। और अगर कोई भी इनकाउंटर हुआ उसको जाति के तराजू में तौलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, किसी को बता दिया है मुस्लिम इसलिए इनकाउंटर हो गया। मुन्ना खान हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, ठीक है सर, आपके पास वापस आऊंगी केसी जी। मुन्ना खान जी क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त कांग्रेस राजस्थान के अंदर एक विरासत छोड़कर गई है, ये बात सभी कह रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े, हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि शायद उनके साथ भी कुछ हो जाए, क्योंकि इस वक्त आलम यह है कि जयपुर जैसे शहर के अंदर कोई भी आपके घर में आएगा, गोली मारकर चला जाएगा। स्कूटी पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। ऐसी कानून व्यवस्था आप राजस्थान में छोड़कर गए हैं, तो फिर हम सही मान लेते हैं ना, बीजेपी द्वारा जो आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, वे सही है? किसी एक घटना से आप पिछली सरकार को आप दोष नहीं दे सकते। सर किसको दे?
ये भी बताइए। कि जो करनी सेना के जो अध्यक्ष थे उसका बैकग्राउंड अपराधी का रहा है और अपराधी ने ही अपराधी को मारा है। तो मैं समझता हूँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है और नई नवेली सरकार जो राजस्थान में, उसको चिंता और गहन की बात मैं समझता हूँ करनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है। नहीं, आप शांत रहे, मित्र हमारे मित्र सुन ले, सुन ले। एक क्रिमिनल को क्रिमिनल ने मारा है, वो बहुत बड़ा रेपिस्ट और क्रिमिनल था। वो कोई साधु आदमी नहीं था, साधुवाद नहीं देना चाहिए। एक क्रिमिनल को लोग हैं और वो क्रिमिनल की मौत मुन्ना खान जी, आपको बीच में रोकने के लिए माफी, लेकिन क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाह रहे हैं कि करनी सेना के अध्यक्ष जो हैं वे खुद एक अपराधी थे? बिल्कुल, वो क्रिमिनल था, उसके पास। ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड मुझे मौका दीजिए सर, आपके पास है। मुन्ना खान जी, एक सेकंड के लिए आपकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। राजस्थान में सरकार किसकी थी? अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि करनी सेना के अध्यक्ष भी अपराधी थे, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप एक्शन लेते ना सर, वहां पर भी आपकी नाकामी है सर। इन महाशय को शांत करवाइए, इन महाशय को शांत करवाइए। सवाल का जवाब, आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूं। दिलीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। दिलीप जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन सर एक बार मुन्ना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सर, मेरे सवाल का जवाब। जी, आपके सवाल नहीं समझ पाए मैडम, माफ करना। मेरे सवाल को समझिए सर, क्योंकि आपका ये कहना है कि करनी सेना के अध्यक्ष जो हैं वे अपराधी थे। अगर मैं मान लेती हूँ या हमारे सारे पैनलिस्ट और दर्शक मान लेते हैं कि वे अपराधी थे, तो आपने सर कार्रवाई तो नहीं करी, कार्रवाई तो आपने उन पर भी नहीं करी, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की आवश्यकता लगी नहीं ना राजस्थान में सर? अगर आप कह रहे हैं कि करनी सेना के अध्यक्ष भी अपराधी थे, तो आपने कौन सी कार्रवाई करी सर? बोलिए। अरे आतंकवादी आदमी, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। शांत हो जाओ। जी जी जी, बहुत भारी पड़ेगा। बात सुनो, बोलिए मुन्ना, भारी पड़ेगा तुझे। अरे दिलीप जी, शांत हो जाओ। एक सेकंड दीजिए मुन्ना जी को, क्या कहना चाहेंगे? का सपोर्ट करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बोलिए। अरे सर, मुन्ना जी आप बताइए ना, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? कांग्रेस का नेता। अरे महाशय को शांत करवाइए मैडम। दिलीप जी, मैं आपको सर पूरा मौका दूंगी। दिलीप जी प्लीज एक बार मुन्ना खान जी को सुन लीजिए। सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए मुन्ना जी, शांत करवाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार उस पर कार्रवाई कर रही थी। क्या कार्रवाई कर रही? सरकार उस पर आने वाला था, इतने में हमारी सरकार बदल गई। तो अब दायित्व बनता है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उस पर वेरिफिकेशन करे और जो बिल्कुल जो उनके मुलजिम है, जो उनपे जो क्रिमिनल है, जिसपे ये दोष है, जिसने ये कुकर्म किए हैं, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है। क्राइम किसी सर, आपका कहने का मतलब सही तरीके से मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको फिर से 1 मिनट दे रही हूँ। सवाल आपसे मेरा वही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक अपराधी ने एक अपराधी को मारा है, तो आपके अनुसार करनी सेना के अध्यक्ष अपराधी थे, आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? नहीं, हमारी सरकार गैंग वॉर हो रही है आपके अनुसार? हमारी सर, गैंग वॉर हो रही है, गोली तो दागी जा रही है ना दिन दहाड़े। आप कह रहे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिमिनल को क्रिमिनल मारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ये वेदभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि शायद शुरुआती जब हमारी डिबेट थी, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अपराधियों के हौसले कौन बुलंद करता है। शायद मुन्ना जी ने, कांग्रेस नेता ने आज 1:29 पर यह प्रमाण दे दिया कि इन बदमाशों के हौसले कौन बुलंद करता है। वेदभूषण जी, सिर्फ कांग्रेस। देखिए पलक, सरकार की जिम्मेदारी है हर एक आदमी को, चाहे वो अपराधी है, साधारण नागरिक है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज में विश्वास करता है, उसकी फॉलो करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करना ये भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये सरकार का फेलियर है। मुन्ना खान को इस तरह की बात एक चैनल पर जिम्मेदार इंसान की तरह नहीं देनी चाहिए कि अपराधी को अपराधी मानने दिया। दिल्ली के अंदर 10,000 क्रिमिनल बैठे हुए, तो इसका मतलब 10,000 के पीछे 10,000 क्रिमिनल को छोड़ दिया जाए तो जेल खाली हो जाएंगी। ये लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल इलॉजिकल और बिल्कुल एक बेईमाना है और बिल्कुल एक अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश है। आपने एनसीआरबी का डाटा दिखाया, वो दिखा रहा है कि किस तरह सरकार विफल हो गई थी। उसका हिसाब किताब पब्लिक ने वो अपने वोटों में कन्वर्ट करके दे दिया। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु जवाब तो दिया ही जाएगा। कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, आपने देखा किस तरह से दिन दहाड़े मर्डर हुआ। लेकिन वेदभूषण जी, क्या ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है सर
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो अभी आपने एक बात कही कि दिल्ली में अगर इतने बदमाश हैं उदाहरण के तौर पर, तो हम कहें कि बदमाश तो अपने आप को ठिकाने पर लगा देंगे, तो ठीक है ना, पुलिस वालों की जरूरत क्यों है? आपस में गैंग वॉर होगी दिल्ली में, सब अपने घर बैठे। हमारा जो देश है, हमारा देश कानून, संविधान और लीगल सिस्टम अदालतों पर चलता है। ये नहीं कि क्रिमिनल ने क्रिमिनल को मार दिया तो अब तालियां बजाएं कि एक क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। ये आपके पाकिस्तान आप बीच में ना ही बोले तो बेहतर है। नहीं मुन्ना जी, भारत है ये पाकिस्तान या बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं है। नहीं सर, चल रहा है मुन्ना जी, आप अभी जिनसे बात कर रहे हैं ना सर, वो एक बहुत ही सर, एक सेकंड, वेदभूषण जी बहुत ही एक्सपीरियंस, राज्य सरकार मुन्ना जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस वेदभूषण जी आईपीएस ऑफिसर है, तो आप जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपका कहना यह है, कांग्रेस का मैं मान लूं कि ये कहना है कि जी एक बदमाश को दूसरे बदमाश ने, और वो भी आपका कहना है कि जी करनी सेना के अध्यक्ष बदमाश थे, तो एक बदमाश ने दूसरे बदमाश को मार दिया, तो इसमें मैम क्या गलत है दिन दहाड़े? आपकी ये मानसिकता है। दिलीप जी क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त कांग्रेस से आप इंसाफ की सर पिछले 5 सालों से मांग कर रहे थे सुरक्षा की, सर मैं आपसे कहना चाहूंगी दिलीप जी, आप गलत सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। बिल्कुल ये सही कहा आपने कि गलत सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। अभी आपने जैसे ये मुन्ना खान जैसे इंसान ने, मैं पहले आपसे कहना चाहता हूं कि इसको शर्म आनी चाहिए, इनको इन जैसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं पाकिस्तान में जगह चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का खातर हिंदुस्तान को ही गाड़ी देते हैं। ये कांग्रेस सरकार है, आपने देखा होगा जहां जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर सिर्फ बदमाशी बढ़ी है, वहां पर क्राइम बढ़ा है। और इन्होंने कहा मैं आपसे समय लेके बदतमीज तुम हो बदतमीज आदमी। नहीं, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं आपसे बदतमीज नहीं हूँ, मैं समय लेके बोलूंगा। ठीक है मैडम, हमें दूसरी बात बोलिए दिलीप जी, बोलिए। अरे आप छोड़ो, क्या बोलने लायक हो नहीं तुम। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ पलक जी कि इन्होंने कहा कि वो क्रिमिनल आदमी थे, मैं उनके ऊपर जो केस लगे हुए हैं पहले वो देखा जाए कि कौन से केस लगे हुए। उन्होंने गरीब लोगों की सहायता करी, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उन गरीब लोगों के प्लॉट्स पे वो कब्जे छुड़वाए, गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़े थे, गरीब लोगों की हमेशा आवाज बनते थे, तो उन्होंने उनके ऊपर जो केस लग गए तो वो क्रिमिनल बन गए। तो ऐसे लोग, इनको पता भी है उनका बैकग्राउंड, इनको क्या पता सुखदेव सिंह के बारे में? ये सिर्फ और सिर्फ ये क्रिमिनल खुद लोग हैं, और ये क्रिमिनल को बढ़ावा जो देते हैं ये मुन्ना खान जैसे लोग देते हैं और इनकी सरकार देती है। दिलीप जी आप क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस सरकार द्वारा क्यों सुरक्षा नहीं दी गई थी? मैंने कहा ना आपको कि पलक जी, आने वाले दिनों के अंदर जब जांच होगी पता चलेगा, कांग्रेस के ही नेता उसमें लिप्त पाए जाएंगे और गहलोत सरकार उसके अंदर देखना आप कि इस तरह के जो नेता मिलेंगे उसमें सत्या के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जी दिलीप जी, अब अपनी बात पूरी करिए। केसी जैन जी के पास में सवाल। जब तक ये जांच ठीक से नहीं होगी जांच, जब तक इसका आपके सामने कुछ भी सच्चाई नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार से बार बार कहने के बावजूद भी उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? केसी जैन जी तो सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस की आपने आइडियोलॉजी, मंशा का इस वक्त प्रमाण जो है वे मुन्ना जी के जरिए देख लिया है। क्राइम को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बदमाशों को लेकर ये इनका ओपिनियन है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल ये है, क्या बीजेपी से इस वक्त इंसाफ की आस हम रख सकते हैं? पलक जी, पहली बात तो ये है कि जो बयान अभी मुन्ना जी ने दिया, ये हमें लगता है इनका बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पूरा बयान है। और कांग्रेस पार्टी ने इसी सोच के कारण और आज उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो देखिए, जो चीज मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि अपराधी को मार रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, तो इस तरीके से तो जंगल राज कायम हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो विधिक व्यवस्था कायम है कि विधिपूर्ण कार्रवाई होने के बाद ही व्यक्ति को सजा मिले। भारत देश में तो अगर आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है तो साल 2-2 साल तक तो यही कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ मुकदमा चलाती रही। तमाम सारे आतंकवादी इन्होंने छोड़े भी मुकदमा चलाने के बाद में भी, तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन इन्होंने लिया नहीं, ना तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। यहाँ तक कि जबकि हमारे सेना के जवान जो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, चाहे तो तत्काल उनका इनकाउंटर कर सकते हैं गोली मार करके, लेकिन एक विधिक व्यवस्था है कि अपनी बात को कहने का अधिकार सबको है और सबको अपने बचाव का भी अधिकार है।
तो एक विधिक प्रक्रिया है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पे सर्वमान्य नेता के रूप में लेकिन केसी जैन जी, कांग्रेस का ये कहना कि वे अपराधी थे, लेकिन इस वक्त हम बीजेपी के तमाम लीडर्स के बयान हम सुन रहे थे, उनके द्वारा तो बहुत सकारात्मक उनके बारे में बातें की गई कि वे हिंदू समाज के लिए काफी सारी चीजें कर रहे थे। तो इस वक्त एक क्लैश देखने को मिल रहा है। सर, कांग्रेस कह रही है वे अपराधी थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स, दिया कुमारी की अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले हम बयान सुनाते हुए नजर आए, वे कह रहे हैं कि वे हिंदू समाज के लिए काम कर रहे थे। हिंदुत्व के लिए कांग्रेस के कितने नेता अपराधी होगा? कांग्रेस के कितने नेता अपराधी हैं जिनके ऊपर 307, 302, 376 तक के मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, सदन के अंदर बैठाती है, और यही काम समाजवादी पार्टी करती रही उत्तर प्रदेश में, मुन्ना उनको खान माननी बनाती रही। चलिए, आपने अपराध की बात करी है और आप करनी सेना के अध्यक्ष को सवाल उठा रहे हैं सदन में बैठाती रही। आप तो सर, करनी सेना के अध्यक्ष को आप तो कुछ समय पहले टिकट देने के लिए तैयार थे, लगभग कांग्रेस को लेकर उनकी टिकट तय थी, तब अपराधी नहीं थे, तब अपराधी नहीं थे। बोलिए मुन्ना जी। कभी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा, या अशोक गहलोत जी ने या वहाँ के राज्य अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा कि करनी सेना के अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। हम क्रिमिनल को टिकट नहीं देते, क्रिमिनल को शय नहीं देते। क्रिमिनल को टिकट देने का काम, क्रिमिनल को शय देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या कहना चाहेंगे? ब्रिज भूषण शरण सिंह देख लीजिए कितना बड़ा हुई है। ये क्या बात क्रिमिनल 307, 302 कहता है। कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी आपके सवाल का जवाब दे रहे बार टिकट को लेकर, बोलिए। पलक जी, अशोक गहलोत बार सुखदेव सिंह गोगाबेड़े को बुला रहे थे, एन मौके पर उनकी टिकट काट दी गई, तब वो अपराधी नहीं थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए जो भी हिंदुत्व का काम करेगा वो हर कोई अपराधी है। ये केवल सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं है, जो भी इंसान हिंदुत्व के लिए काम करेगा वो अपराधी रहेगा, जो गौ सेवा के लिए काम करेगा वो अपराधी होगा। ये मुन्ना खान जैसे लोग, ये इनकी नजरों में हर एक हिंदू अपराधी है, क्योंकि ये हिंदुओं को काफिर मानते हैं, और ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तानी नहीं मानते, ये अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं। इनकी जगह जो पाकिस्तान में होनी चाहिए। वेद भूषण जी, अब हम एक सही फॉर्मेट में बात करें। वेदभूषण जी, क्या एक्शन लेने चाहिए? बोटी करने की बात करते हैं। वेदभूषण जी, क्या एक्शन लेने चाहिए थे? क्या सही सीक्वेंस रहता कि आज ये समय ना आता कि करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े? वेदभूषण जी, देखिए पलक जी, ये दुर्भाग्य रहा, पिछले काफी समय से आप भी मीडिया में हैं, हम लोग भी मीडिया में देखते रहते हैं, वहां केवल कुर्सी बचाने की जंग में अशोक गहलोत और पायलट के बीच में एक नूरा कुश्ती, एक रस्से लड़ाई लंबी लड़ाई लगी जाती रही, और प्रशासन पर उनकी जो पकड़ थी वो एनसीआरबी का डाटा दिखाता है कि प्रशासन और पुलिस के ऊपर उनकी पकड़ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जीरो हो चुकी थी। तमाम पुलिस ऑफिसर्स अपने हिसाब शासन का नेतृत्व नहीं था वहां पर, उसकी वजह से जो यदि सही ढंग से सरकारी आकलन किया जाता, जो इंटेलिजेंस है वहां पर फेल हो गया। यदि वो तमाम इनपुट पंजाब सरकार ने दिए थे कि उनकी मर्डर का एक इंतजाम किया जा रहा है, एक प्रक्रिया, एक घोषणा, एक षड्यंत्र किया जा रहा है, तो वक्त रहते उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती थी और उनकी जान बचाई जा सकती थी, परंतु उसमें सरकार विफल रही है और 100% विफल रही है। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी, इलेक्शन का टाइम होने के बावजूद भी तमाम पुलिस फोर्सेज अलर्ट पर रहती हैं, तमाम छोटे छोटे इनपुट्स पर सरकारें उस समय स्पेशल ध्यान देती हैं। इतनी बड़ी बात को सरकार ने दरगुजर कर दिया, और एक ऐसे आदमी जो राजनीति से भी जुड़े हुए थे, सुखदेव सिंह गोगी, और उनकी एक अपनी पहचान थी, तो ये सरकार की विफलता के रूप में देना चाहिए। सरकार, अब नई सरकार आई है, 2 जो क्रिमिनल है हरियाणा से अरेस्ट हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन से तमाम चीजें क्लियर होंगी, कौन कौन लोग उससे कनेक्टेड थे, किसको इसका फायदा होने वाला था। समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, तो राजस्थान के ऊपर चर्चा की, राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की, क्योंकि कहते हैं कि हर एक सरकार जो है कहीं ना कहीं अपनी विरासत छोड़ के जाते हैं, और ऐसा क्यों लग रहा है कि गहलोत सरकार ने एक ढीले पड़े कानून व्यवस्था की विरासत जो है इस वक्त राजस्थान में छोड़ी है। ये बदनुमा दाग जरूर गहलोत सरकार पर छोड़ गई है। चर्चा इसी पर की, विस्तार के लिए चर्चा में, फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।